हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम यहाँ पर मौर्य वंश को डिस्कस करेंगे, मौर्य साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो है कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे होता है। तो यहाँ पर नंद वंश का जो शासक था घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके नंद वंश को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का जो उदय होता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, मौर्य वंश का उदय होता है। मौर्य वंश 322 बीसी से 185 बीसी तक चलता है और जो संस्थापक मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र है। और जो प्रधानमंत्री है आचार्य चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त बचपन में, और भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और जो पुस्तक है अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, आचार्य चाणक्य की पुस्तक। और बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। और जो मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके सम्मानित पद से हटा दिया था और उसे दरबार में निकाल दिया था। इस पर चाणक्य ने यह शपथ ले लिया था वह उसके परिवार तथा वंश को जब तक नष्ट नहीं कर देगा तब तक सांस नहीं लेगा और नंद से बदला लेगा। तो यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो मौर्य वंश से जो संबंधित कुछ जानकारी, विभिन्न स्रोत कहाँ से मिलते हैं, मौर्य वंश का जो कि स्रोत कहाँ से ये मिलता है। तो यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य है और विदेशी विवरण है, पुरातात्विक साक्ष्य है। साहित्यिक साक्ष्य में अर्थशास्त्र से जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा, और कथा सरित सागर जो कि सोमदेव द्वारा, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, एंड बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा, एंड पुराण जो बौद्ध एवं जैन धर्म से जो कि दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश एंड दिव्यावदान से मिलता है। और जो जैन धर्म से भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन से, और विदेशी विवरण से भी आता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। स्रोत हैं जो कि मेगास्थनीज की इंडिका से, और स्ट्रैबो, कैटियस, प्लिनी, प्लूटार्क तथा जस्टिन द्वारा भी मिलता है। और जो पुरातात्विक के जो साक्ष्य हैं अशोक के अभिलेख से, एंड रुद्र दामन का जूनागढ़ जो कि गिरनार अभिलेख से, काली पॉलिश वाले मृदांड एंड भवन स्तूप एवं गुफा से, मुद्रा से, आहत मुद्रा पंच मार्क से। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो 322 बीसी से 298 बीसी तक ये शासक बनते हैं, और इनके अन्य नाम थे जो कि नाम से जाना जाता है, जो कि सेंट्रोकोटस जो कि जस्टिन द्वारा, एंड एंट्रो कोट्स तो यूनानी लेखक एरियन और प्लूटार्क द्वारा, और विलियम जोन्स ने सबसे पहले 1793 में पहचान की थी। और इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, और भारत का वैज्ञानिक सीमा निर्धारक, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट भी। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख भी किया है जस्टिन द्वारा एंड सेंट्रोकोट्स में। एंड जो इनकी पत्नियां थीं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नियां थीं, दुर्धरा थी जो कि मुख्य रानी जो कि नंद वंश की राजकुमारी थी, जिससे बिंदुसार का जन्म हुआ था। और हेलेना जो कि सेलुकस की पुत्री थी, जो कि यूनानी स्रोतों के अनुसार सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि संस्कृत भाषा में जारी सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख है। एंड सुदर्शन झील के निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश से अपने गवर्नर जो कि पुण्य गुप्त द्वारा कराया गया। यह झील गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में जो कि गिरनार पहाड़ी के बीच कृत्रिम जलाशय, जिसका निर्माण सिंचाई बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था। और यहाँ पर जो कि एक यहाँ पर संधि होती है 305 बीसी में, एक संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी राजा सेलुकस निकेटर के बीच। यहाँ पे एक संधि होती है, और यहाँ पे संधि में जो कि राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। यहाँ पे सेलुकस निकेटर का जो कि राजदूत था। और यहाँ संधियों में
क्षेत्र कुछ इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के क्षेत्र यहाँ पे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल कर लिया। क्षेत्र है एरिया, हेरात में, अराकोसिया कंधार एंड जेड्रोसिया बलूचिस्तान में है, एंड निस्दी काबुल में है। और हारने यहाँ पे यूनानी सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 जो कि हाथियों को दान किया, सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। और उसी समय यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालिबोद्रा के नाम से संबोधन किया था। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, जब वो पराजित हो गया, सेल्यूकस निकेटर जब पराजित हो जाता है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लेते हैं और उन्हें 500 हाथी जो है कि दान करते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भाषा अनुवादक के रूप में 304 बीसी में भारत आया, 299 बीसी तक रहा और भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को ही माना जाता है, जिसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। मौर्य युग के दौरान जो प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और शासन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पे जैन धर्म का, जो कि जैन धर्म के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, जो कि उन्होंने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और यहाँ पे श्वेतांबर एंड दिगंबर, जो कि श्वेतांबर संधारा और दिगंबर सल्लेखना। तो जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिन श्रवण जो बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पर बिताए। उन्होंने भोजन और पानी त्याग करके ध्यान और तप में समय बिताया, तपस्या किया वहाँ पर, और अंततः 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रक्रिया को जैन परंपरा में सल्लेखना के समान माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सोहगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर में, महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले में। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध में विवरण देते हैं। महास्थान अभिलेख बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिंदुसार, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्याग देते हैं कर्नाटक में जाकर। इसके बाद बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता है और बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी तक राजगद्दी पर रहते हैं। और अन्य नाम बिंदुसार का अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमित्र घात्र के एंड शत्रु विनाशक, भद्रसार से अच्छे गुणों वाला राजा के नाम से। और इनके मंत्रिमंडल में बिंदुसार जब राजा बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, उस समय मंत्रिमंडल में 500 मंत्री थे उसके, और अध्यक्ष जो कि खलाटिक था। और इसके काल में प्रधानमंत्री चाणक्य, उस समय से प्रधानमंत्री चाणक्य ही चला रहा था, तो प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। और बिंदुसार एक भी युद्ध नहीं किया था कभी भी, और आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और उसके 2 पुत्र थे, एक सुसीम था, एक अशोक। सुसीम और अशोक 2 पुत्र थे बिंदुसार के, सुसीम, अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय सुसीम तक्षशिला अभियान में व्यस्त था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले बड़े पुत्र सुसीम को और बाद में छोटे पुत्र अशोक को भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय एंड फिलाडेल्फस ने राजदूत डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो मेगास्थनीज का उत्तरदायी माना जाता था। लेखक एथीनियम के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी। एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी बिंदुसार ने, जो कि सूखी अंजीर मांगा था और अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी। बट उन्होंने, जो कि एंटियोकस प्रथम ने सीरिया के शासक के अनुसार, इसके संबंध में यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का कोई विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए एक दार्शनिक नहीं दिया था। बट उन्होंने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा लेकर आए थे, भिजवा दिया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय
बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अशोक जो कि उज्जैनी का व सुसीम तक्षशिला का गवर्नर बनता है। अशोक उज्जैनी का और सुसीम तक्षशिला का गवर्नर बन जाता है और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध का शासक बनता है। अशोक का शासक हम देखते हैं और अशोक का जो तिलक होता है 269 बीसी में ही हो जाता है, बस वो राजा बनता है 273 से 232 बीसी के बीच में। और उसका जन्म 304 बीसी में होता है और पाटलिपुत्र में उसकी माता का नाम सुभद्रांगनी था जो कि अशोक की। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था, मतलब अपने पिता बिंदुसार के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। और सिंहली अनुश्रुति महावंश के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था और वास्तविक राज्याभिषेक 269 बीसी में और पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। प्रारंभ में अशोक का नाम अभिलेखों में देवनाम्पीय और प्रियदर्शी था, पुराणों में अशोक वर्धन एंड बौद्ध ग्रंथ में चंडाशोक था जो कि क्रूर अशोक। एंड पहली बार अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों में मास्की कर्नाटका, गुर्जरा मध्य प्रदेश एंड नेल्लूर मैसूर कर्नाटका, उदेगोलम कर्नाटका। राज्याभिषेक के संबंधित मास्की लघु शिलालेख के अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था और अशोक कुणाल, दशरथ, संपत्ति और बृहद्रथ अंतिम जिसकी हत्या जो कि पुण्यमित्र शुंग ने की थी। चलिए देखते हैं कलिंग युद्ध। जो कि कलिंग युद्ध का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कलिंग युद्ध जो कि अशोक के द्वारा राज्याभिषेक में 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग पर आक्रमण कर दिया अशोक ने 13वें अभिलेख के कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें हुए नरसंहार से विचलित होकर के अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग देता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो कि विचलित हो जाता है, नरसंहार के बाद उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और विचलित हो जाता है, उन्होंने जो कि सदा के लिए त्याग दिया और जो कि भेरिसोस की नीति त्याग पर जो कि धम्म घोष की नीति अपना लिया। अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। उसने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। अशोक का धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं, उसका धार्मिक जीवन कैसा था और उसने धार्मिक जीवन में किस तरह से बिताया, यहाँ पे देखते हैं। कलहड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। वह धर्मारणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था। अशोक शैव धर्म के अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम्पीय प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों जैसे दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में उसने भतीजे निषोद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। मीन्स अपने भतीजे से प्रभावित होकर के अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्म ने की थी। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। 20वें वर्ष लुम्बिनी बुद्ध की जन्मभूमि की यात्रा की थी। लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया था। केवल 1/8 भाग ही कर लिया जाता था और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के अनुसार बराबर में पहाड़ियों और 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक थे, जो कि धर्म का प्रचार करने वाले अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक का नाम और स्थान जो कि महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे और रचित बनवासी और महारचित यमन देश यूनान क्षेत्र में गए थे वहाँ पर प्रचार करने के लिए। महाधर्म नरचित महाराष्ट्र में
और मध्यम जो कि हिमालय पर्वतीय देश, एंड मध्यांतिक कश्मीर तथा गंधार, सोन तथा उत्तरा जो कि स्वर्ण भूमि, दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार और थाईलैंड गए थे। अशोक व उनकी पत्नी करुणावकी से उत्पन्न पुत्र था जो कि सोन और उत्तरा। अशोक ने अपनी प्रज्ञा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसके अभिलेख में धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई। अशोक का धम्म सदाचार, धर्मता जो किसी संप्रदाय विशेष में संबंधित नहीं था, सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक के अभिलेखों के बारे में देखते हैं। अशोक के अभिलेख हैं जो कि शिलालेख, स्तंभलेख एंड गुहालेख। शिलालेख में बृहत और लघु था। बृहत वाले 8 स्थानों से प्राप्त था, 14 लेखों का समूह था। दीर्घ में लेखों की संख्या 7 है और जो 6 भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। 1750 में जो कि टिपेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, किंतु अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। जो कि महाभ्रू अभिलेख सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख है जो कि राजस्थान के विराट नगर बैराट में मिला था और इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जो कि प्रजा को संबोधित किया था। अशोकों के अभिलेख 4 लिपियों से मिलते हैं जो कि भाषा प्राकृतिक है, जो कि ब्राह्मी से, खरोष्ठी, अरमाइका ईरान, ग्रीक, यूनानी। जो कि ब्राह्मी भारतीय है जो कि सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं और यहाँ 2 अभिलेख और यहाँ पे 2 अभिलेख, 1 अभिलेख जो कि खरोष्ठी में शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसेहरा पाकिस्तान में, और अरमाइका ईरान वाला जो तक्षशिला पाकिस्तान एंड लघमान और लंपाक अफगानिस्तान। सर ए कुना अशोक का एकमात्र द्विभाषी अभिलेख ग्रीक अरमाइक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बृहत शिलालेख के बारे में यहाँ पता चलता है जो कि 8 स्थानों से प्राप्त 14 लेखों का समूह है। स्थान देखते हैं, कालसी उत्तराखंड में, गिरनाम गुजरात, जो कि धौली उड़ीसा, जौघड़ा उड़ीसा, बेरागुड़ी आंध्र प्रदेश, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसोहरा पाकिस्तान एंड सोपारा महाराष्ट्र। शिलालेख के देखते हैं, उसके विषय देखते हैं। पहला शिलालेख जो कि पशुबल की निंदा, समस्त प्रजा मेरी संतान की तरह है। दूसरा शिलालेख होता है पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक, प्रादेशिक हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथा शिलालेख जो है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। और 5वां शिलालेख धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। और 6ठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, जो कि 6ठा शिलालेख में था। 7वां शिलालेख में सभी सांप्रदायिकों के लिए सहिष्णु की बात कही गई। और 8वां शिलालेख सम्राट की जो कि धर्म यात्राओं का उल्लेख है। 259 बीसी में 10वें वर्ष बोधगया की और यात्रा की थी और 249 बीसी में 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। 8वां शिलालेख। 9वां शिलालेख में लोकप्रिय समारोहों की निंदा और नैतिक आचरण पर बल दिया गया था। 10वां शिलालेख जो अशोक ने आदेश दिया कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई थी एवं धर्मनीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया था। 11वें शिलालेख में धर्मनीति की व्याख्या की गई थी। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन होता है और पड़ोसी राज्य का वर्णन होता है। अपराध करने वाली जो कि अटाविक जातियों का उल्लेख है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। और कुछ शिलालेख यहाँ पे जो कि प्राप्ति स्थान है, जो कि शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मानसहरा हजार पाकिस्तान, कालसी देहरादून उत्तराखंड, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, धौली पुरी उड़ीसा, जौघड़ गंजाम उड़ीसा, सोपारा जो कि थाणे महाराष्ट्र एंड एरमुड़ी जो कि कुरनूल आंध्र प्रदेश, मास्की रायचूर कर्नाटका, गुर्जर दतिया मध्य प्रदेश,
एंड ब्रह्मागिरी मैसूर कर्नाटका, एंड भाब्रू बैराट राजस्थान, अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक, सासाराम बिहार, एंड राजमुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश, गोविमिठ मैसूर कर्नाटका, एंड सारो मारो मध्य प्रदेश, एंड निल्लू निट्ठूर कर्नाटका, एंड उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटका, सन्नाद कर्नाटका। स्तंभ लेख में दीर्घ है और लघु है। दीर्घ में लेखों की संख्या 7 है, 6 भिन्न स्थानों पर पाए गए। और यहाँ पे फर्स्ट दिल्ली टोपरा में, टोपरा गांव हरियाणा में जो कि स्थापित किया गया था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। दिल्ली मेरठ में जो कि मेरठ के निकट स्थापित था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। एंड प्रयाग स्तंभ लेख जो कि पहले यह कौशाम्बी में स्थापित था, अकबर द्वारा प्रयाग से स्थानांतरित किया गया। लोरिया जो कि नंदगढ़ बिहार में था, और लौरिया अरहड़ बिहार में, एंड रामपुरवा बिहार। चौथे जो स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। यहाँ पे मौर्य प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, यहाँ पे देखते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर निर्भर था। राज्य के 7 अंग थे, जो कि राजा सिर, अमात्य आँख, जनपद जंगा, और दुर्ग बाघ, और कोष मुख होता है, दंड बल सेना मस्तिष्क, मित्र कान, कान की तरह। तो अर्थशास्त्र में वर्णित जो प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष थे, 18 तीर्थ थे और 27 अध्यक्ष थे। तीर्थों के लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तराधिकारी मंत्री तीर्थ कहलाते थे। यहाँ पे तीर्थ है और उसके प्रमुख अध्यक्ष है। जैसे पुरोहित है, पुरोहित का मतलब है प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री होता था। और पन्याध्यक्ष जो कि, और उसको जो विभाग मिला था, जो कि विभाग यहाँ प्रमुख अध्यक्ष थे, और यहाँ पे वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। और प्रशासता जो कि यहाँ पे प्रशासता माने राजकीय आज्ञाओं के लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। और उसका प्रमुख अध्यक्ष पौतवाध्यक्ष जो कि माप तोल करने वाला अध्यक्ष होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युद्ध विभाग का मंत्री। और युवराज राज्य का अधिकारी, एंड समावर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी प्रधानमंत्री। और सनिधाधिकार राजकोष अधिकारी, एंड प्रतिष्ठा जो कि प्रदेश था, जो कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधिकारी कमिश्नर होता था। नायक जो सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मातिक उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। और नागरक जो नगर का प्रमुख अधिकारी वह कोतवाल होता था। दुर्गपाल जो कि राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। दवाकिर जो कि राजमहल का द्वारपाल होता था। और अंतर्वेशिक जो कि राजमहलों की देख करता था, प्रधान होता था। और मंत्री परिषद अध्यक्ष जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। और महाप्रतिहार जो सम्राट की आरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अंतपाल आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन सीमा रक्षक। और आटविक जो कि वन विभाग का अधिकारी होता था। और कुछ अध्यक्ष होते थे, जैसे बान्याध्यक्ष जो कि वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। और पौत्याध्यक्ष जो कि माप तोल का अध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष जो कि बूचड़ खाने का अध्यक्ष, जो कि मांस का अध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष माने शराब एवं मदिरा का जो कि उसका अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष जो कि कृषि एवं राजकीय भूमि द्वारा। एंड कुन्याध्यक्ष जो होता था वन एवं उसकी संपदा वन उत्पादक का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष जो कताई बुनाई का जो कि सूत काटने वाले का विभाग का अध्यक्ष होता था। और लौहाध्यक्ष जो कि लौहाध्यक्ष धातुओं का जो कि लौह एवं खनिज पदार्थों का अध्यक्ष होता था। और लक्षणाध्यक्ष जो कि टकसाल मुद्रा का अध्यक्ष होता था। और मुद्राध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। और नवाध्यक्ष जो जहाज रानी नौ चालक विभाग का अध्यक्ष होता था। और विविताध्यक्ष जो कि चारागाह पशुगाह का अध्यक्ष होता था। एंड अक्षठ पटाल जो कि अक्षपटल लाध्यक्ष जो महालेखाकार लेखा विभाग का देखता था। और पत्तनाध्यक्ष जो बंदरगाहों का पत्तन का अध्यक्ष। और शुल्काध्यक्ष जो चुंगी एवं शुल्क लेता था। देवाध्यक्ष जो धार्मिक स्थानों का अध्यक्ष होता था।
मौर्यकालीन जो प्रांत थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल सम्राट को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जो कि प्रांत का नाम चक्र और राजधानी उत्तर, जो कि उत्तर पथ है, उत्तरापथ है, तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी एंड अवंती, उज्जैनी, प्राची, मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र। अशोक ने 5वां प्रांत कलिंग बनाया जिसकी राजधानी तोसली थी। और मौर्यकाल के प्रांतों को चक्र कहा जाता था जो मंडल में विभाजित थे। सोहगौरा एवं महास्थान के ग्राम शासक की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिसमें अन्नागारों एवं अन्य संचय का उल्लेख है। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड जो कि केंद्र प्रांत प्रमुख अधिकारी कुमार आर्यमत्र था और मंडल प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा प्रादेशिक आहार विषय का जिला प्रमुख अधिकारी विषय पात और स्थानीय जो कि 800 ग्रामों का समूह होता था, द्रोड़मुख 400 ग्रामों का और खारवटिक जो कि 200 ग्रामों का समूह होता था, संग्रहण जो 10 ग्रामों का समूह होता था और 9वां ग्राम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रमुख अधिकारी ग्रामणी होता था। मौर्यकालीन जो कर थे, बलि था, धार्मिक कर एंड हिरण नगद लिया जाने वाला कर, अनाज के रूप में नहीं, और बिष्टि बेगार, प्रड़य आपातकालीन कर, भाग भूमि से उत्पन्न उत्पादन से एक भाग राजा का। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पड़ थी और मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी वाले गज सेना तथा 8,000 रथ सेना थे। मेगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के एक पृथक विभाग था जो कि जिसमें 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए: प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तीक्ष्ण युद्ध, जो कि तुषड़ी युद्ध जो कि आमने सामने खुला युद्ध, कूट युद्ध माने चालाकी, छल कपट तथा गुप्त रणनीति से करना चाहिए, और तुषड़ी युद्ध जो अप्रत्यक्ष युद्ध जैसे शत्रु राज्य में गृह युद्ध भड़काना। सामाजिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी, जो कि मौर्य साम्राज्य की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मेगस्थनीज ने जो कि चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया किंतु धार्मिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। दार्शनिक, पुजारी जो भिक्षु, विद्वान आदि होते थे, कृषक जो संख्या में सर्वाधिक कृषि कार्य करते थे, पशुपालक जो पशुपालन का कार्य करते थे, व्यापारी, शिल्पी मुख्यतः नगरों में निवास व्यापार शिल्प कला करते थे, सैनिक संख्या में कृषकों के बाद दूसरे स्थान पर, निरीक्षक समाज में व्यवस्था का निरंतर मंत्री, शासक एवं वर्ग का परामर्शदाता होता था। मौर्यकालीन जो वास्तुकला थी, मौर्यकाल में मुख्यतः लकड़ी के भवन प्रचलित थे। पुरातात्विक साक्ष्य पर वर्तमान जो कि पटना क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, और मौर्यकाल में पत्थरों के कुशल कारीगर थे जिन्होंने पॉलिश युक्त स्तंभ एवं संरचनाएं बनाई। अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया जिसमें शीर्ष पर 4 पत्थर के शेर एक ही चक्र पर पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। ये शेर अहिंसा का प्रतीक है तथा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अशोक के द्वारा बनाए गए जो प्रमुख बौद्ध स्तूप है, स्तूप बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण थे और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक था। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में रायसेना जिले में मौर्यकाल स्तूपों से सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ था। धौलागिरी में शांति स्तूप जो कि धौला उड़ीसा कलिंग युद्ध के निकट, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में इस स्तूप की नींव रखी थी। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में कई विशाल मूर्तियां और अशोक के हृदय परिवर्तन के दर्शाने वाले शिलालेख भी थे। सारनाथ का धामेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित यह बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। एंड पिपरहवा स्तूप सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो आज हमने मौर्य वंश को समाप्त करते हैं यहीं पर, जो कि यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। थैंक यू।